हाँ तो देखिए, आप पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हम तीन पोजीशन पे देखेंगे। एक होगा एक्सिस, एक होगा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन और एक होगा आपका जनरल पॉइंट। तो पहले एक्सियल पोजीशन से देखना चालू करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक माइनस क्यू चार्ज है और ये मेरा एक प्लस क्यू चार्ज है, और हम जानते हैं कि इनके जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है इसको हम एक्सिस नाम देते हैं। तो इस लाइन का क्या नाम हो गया, एक्सिस। और हम इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं। तो ये मेरा एक्सिस हो गया, इस पर दो चार्ज है, एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक, एक डाइपोल का सेंटर होगा तो मिड वाले पॉइंट को हम डाइपोल का सेंटर कहते हैं। दिस इज सी। अब मान लीजिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है a, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है a, और मुझे किसी इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है। और ये कौन सा पॉइंट है, तो अगर आप इसका डाइपोल वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो देखिए डाइपोल वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा वो मैं करके दिखाता हूं। इसका डाइपोल वेक्टर कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो किधर होगा, डाइपोल के आगे, और यहाँ को जो पॉइंट होगा वो किधर होगा, डाइपोल के पीछे। मैं दोनों ब्लैक करके दिखाता हूँ। तो पहले हम इस वाले पॉइंट के लिए लिखते हैं। तो यहां से जो डिस्टेंस है हमने माना ये कितना है, r। अब हम इसके लिए पोटेंशियल लिखते हैं। तो इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा v, वो किसके बराबर आएगा, v इक्वल टू, देखिएगा बड़े ध्यान से, इस वाले चार्ज से डिस्टेंस किसके बराबर है, r माइनस a। ये r माइनस a आएगा तो ये आएगा k q अपॉन r माइनस a, प्लस इस माइनस वाले कारण कितना आएगा, तो ये आएगा k ऑफ माइनस q अपॉन, इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस a। ठीक, अब इसको सॉल्व किया जाए तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन r आप कॉमन ले दीजिए। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन a बाई r की पावर माइनस 1 माइनस 1 प्लस a बाई r की पावर माइनस 1। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाइए तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन r, यह आएगा 1 प्लस a बाई r माइनस 1 प्लस a बाई r। तो ये जो पोटेंशियल का आपका वैल्यू आया v, वो किसके बराबर आया, वो आया 2kqa अपॉन r स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है kp अपॉन r स्क्वायर। तो एक चीज नोटिस करिए कि जब पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखते थे तो वहां नीचे r आता था और इसमें नीचे कौन आता है, r स्क्वायर। अब आप सोचिए अगर मैं डाइपोल के पीछे वाला पॉइंट लेता, पीछे वाला पॉइंट लेता तो माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना हो जाता, r माइनस a। इसका मतलब जो r माइनस a वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे q की जगह क्या लिखते हैं, माइनस q, और इस माइनस q की जगह क्या लिखते हैं, प्लस q। मतलब इसमें एक माइनस लग गया कुल मिला के। ठीक, देखिए मैं लिख देता हूं। तो इसके आगे मैं चलिए लगा के दिखा देता हूं आपको। यहाँ क्या लग जाएगा, एक माइनस q, ये q पहले से था तो q पहले का लिख लेते हैं, और ये वाला माइनस q की जगह क्या लिखा जाएगा, प्लस q। तो इससे डिस्टेंस कितना है, r प्लस a। तो r प्लस a किससे डिस्टेंस है, प्लस q से। तो कुल मिला के पिछली सिचुएशन माइनस लग गया तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, माइनस kp अपॉन r स्क्वायर। इतने याद रखिएगा कि आगे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल होता है प्लस kp अपॉन r स्क्वायर और पीछे वाले पे होता है माइनस kp अपॉन r स्क्वायर। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन की। तो इक्वेटोरियल पोजीशन हम किसको कहते हैं, तो सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन, डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे तो देखिए जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो जितना पोटेंशियल पॉजिटिव होगा उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो नेट पोटेंशियल वहां का कितना आ जाएगा, 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, 0। अब बात करते हैं किसी जनरल पॉइंट की। तो जनरल पॉइंट पे जब हमें पोटेंशियल लिखना है तो मैं आपको पहले डाइपोल बना देता हूं। लेट्स से दिस इज डाइपोल P, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये मेरा वो पॉइंट है जहां मुझे पोटेंशियल लिखना है, ये डिस्टेंस r है, और डाइपोल से इस पोजीशन वेक्टर का एंगल कितना है, थीटा। अब देखिए हम एक्सिस का फॉर्मूला जानते हैं, हम इक्वेटोरियल का जानते हैं। तो ये वाला पॉइंट ना तो एक्सिस है ना इक्वेटोरियल है। तो इस वाले केस में आप क्या करिए, डाइपोल के कंपोनेंट कर लीजिए। तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा p cos थीटा, और एक कंपोनेंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा p sin थीटा। तो आप जानते हैं p sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन हुआ तो p sin थीटा का डाइपोल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। जो भी पोटेंशियल आएगा वो सिर्फ किस कारण आएगा, p cos थीटा के कारण आएगा। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक,
आप ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो भी आया के पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो v किसके बराबर आया, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक, अब ये मत समझिए नीचे आर क्यों आ गया, ऊपर एक आर भी है, अभी भी एक इसका फंक्शन है 1 अपॉन आर स्क्वायर का। ठीक, अब चलते हैं, तो ये फॉर्मूलेज आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां से एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि इस डाइपोल के जो ये आगे वाला रीजन होगा, जैसे ये इसी के लिए मैं बात करूं, यहीं पे बता देता हूं आपको कि सेंटर के इधर वाला जो रीजन होगा, इन सभी पॉइंट्स के लिए P वेक्टर और R वेक्टर में जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 90। तो ये वाली चीज क्या आएगी, पॉजिटिव। मतलब इस लाइन के इधर पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव, और इस लाइन के इधर एंगल क्या आएगा, ग्रेटर देन 90। जैसे आप यहाँ कोई पॉइंट लेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगा, तो इस पोजीशन वेक्टर में डाइपोल में एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव। तो ऐसे याद रखिएगा, इसके पोटेंशियल इधर पॉजिटिव, इसके इधर नेगेटिव। ठीक, अब आगे चलते हैं कि डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अब हम ये पढ़ेंगे कि जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल पे क्या फोर्स लगेंगे, डाइपोल पे क्या टॉर्क लगेंगे, उससे डाइपोल का मोशन कैसा होगा, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर जगह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसमें फोर्स लगेगा आगे की तरफ कितना, QE। ऐसे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ कितना लगेगा, QE। माइनस क्यू नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो माइनस का यूज मैंने डायरेक्शन डिसाइड करने में कर ली। और ये क्या लिखा है मैंने, फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये क्या लिखा है मैंने, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो ये कौन हो गया, कपल फोर्स हो गया। अगर दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कपल फोर्स। तो इसका एफ नेट क्या आएगा, 0। लेकिन टॉर्क 0 नहीं आएगा, टॉर्क की कुछ वैल्यू आएगी। टॉर्क की क्या वैल्यू आएगी, मैं आपको डेरिवेशन करके दिखा देता हूं। आप ऐसे देखिए, ये हो गया लाइन ऑफ फोर्स और ये हो गया लाइन ऑफ फोर्स। आपने पढ़ा था 11th क्लास में कि जो कपल फोर्स का टॉर्क होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू लाइन ऑफ फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा। और ये डिस्टेंस अगर ये 2a है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा लेंथ, 2a sin थीटा। तो अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क कितना आ जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो टॉर्क आया वो आया, अब q into 2a को हम p लिख सकते हैं, तो ये आया p sin थीटा। अब देखिए इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये टॉर्क इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड। तो अब सोचोगे अगर मैं p क्रॉस e कैलकुलेट करता, वो भी किधर आता, इनसाइड। तो अगर मैं टॉर्क का वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन होता है इसी चीज पे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि मतलब मैं चलिए बता देता हूं, यहां मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड है E। ठीक, एक डाइपोल है, डाइपोल किससे मिलकर बना है, तो आप ऐसे समझें कि दो चार्ज्ड बॉल हैं, एक का चार्ज है प्लस Q, एक का चार्ज है माइनस Q, और ये सेंटर है। हमने इसका लेंथ क्या माने रॉड का, इस रॉड का लेंथ मान लें 2L, इसका मास M मान लें, इसका मास M मान लें। हमने क्या किया, इस रॉड को थोड़ा सा टिल्ट किया स्मॉल एंगल से, tilted by small angle and released, then find out the time period of SHM। तो ये एंगुलर SHM करेगा, तो हमें एंगुलर SHM का टाइम पीरियड बताना है। तो मैं यहाँ, ये डाइपोल है मेरा, प्लस माइनस चार्ज है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इफ डाइपोल tilted by small angle and released, then find out time period of SHM। तो देखिए जब हम इस डाइपोल को ऐसे टिल्ट करेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, यही वाला डायग्राम देखो, इसमें फोर्स ऐसे लगेगा, इसमें फोर्स ऐसे लगेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, P sin थीटा। अब जो टॉर्क है, क्या वो टॉर्क इसको मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा, हाँ देखो ये टॉर्क इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये हुआ इसका मीन पोजीशन। इस पोजीशन में टॉर्क क्या होगा, 0, क्योंकि p वेक्टर और e वेक्टर में एंगल क्या है, 0। तो इस पोजीशन में टॉर्क क्या होगा, 0। तो अगर मैंने इस पोजीशन में रखा तो टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क इसको इसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा।
तो ऐसे में हमें यही देखना होता है कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो मीन पोजीशन वाले कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहिए, और जो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो थीटा के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन बनेगा? सेंटर ऑफ मास। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं जा नहीं सकता, वो क्या रहेगा? चुपचाप बैठा रहेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास मिडिल में होगा, उसके बाद ये डाइपोल ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा डाइपोल। ठीक, तो हम लिखते हैं टॉर्क की वैल्यू क्या है? Pe sin थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तो इस एक्सिस के आउट एक का ml2, एक का ml2, दोनों का 2ml2 इनटू अल्फा। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं Pe थीटा। ठीक, तो अब यहां पे लिखा जाए कि अल्फा का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया? P किसके बराबर है? वो लिख दिया जाए Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L इंटू E अपॉन 2m L स्क्वायर इंटू थीटा। अब देखिए 2 से 2 कटेगा, L से L कटेगा, तो क्या आया? ऊपर बचा QE और नीचे कौन बचा आपका? ML इंटू थीटा। अब यहां से आप कंपेयर कर दीजिए, एंगुलर एसेलेरेशन में किसके बराबर आना चाहिए? ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो आपको ओमेगा स्क्वायर मिल गया, तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आएगा? मैं यहां लिख देता हूं T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ कितना आएगा? ML अपॉन QE। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि मान लो जो डाइपोल है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगता। तो ध्यान से देखिए, इस केस को समझाते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारा डाइपोल है, हम मान लेते हैं ये हमारा डाइपोल है, ये हमारा डाइपोल है, और आपको बताया गया है कि जो हमारा डाइपोल होता है यहाँ पे कौन होता है? प्लस चार्ज, और यहाँ कौन होता है? माइनस चार्ज। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक को, इसको मैं मान लेता हूँ लेट्स से क्या मान लेते हैं? लेट्स इसको a मान लेते हैं, इस पूरी डिस्टेंस को a मान, दोनों के बीच का डिस्टेंस a। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? q इंटू a। अब मुझे इसमें फोर्स लिखना है, और ऐसा करते हैं, मैं इस एक्सिस को, जिस डायरेक्शन में डाइपोल है, मैं इसी डायरेक्शन को x एक्सिस मान लेता हूँ। देखिए x एक्सिस मानना आपकी चॉइस होती है ऑलवेज, तो मैं इसी को एक्सिस मान लेता हूँ। तो इस माइनस q चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? माइनस q e वेक्टर। इस पे कितना लगेगा? प्लस q e वेक्टर। तो इस पे ये वाली x कोऑर्डिनेट इसका x होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x प्लस a। ठीक, अब जो a है ये दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है, और हम मान लेते हैं कि जो a है ना ये बहुत स्मॉल है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो देखिए मैं आपको फोर्स लिख के दिखाता हूं। F नेट वेक्टर वो लगेगा माइनस q ऑफ e वेक्टर एट लोकेशन x प्लस q ऑफ e वेक्टर एट लोकेशन x प्लस a। ठीक, अब आप क्या करिए, q को तो बाहर कॉमन निकाल लीजिए, और ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने? ये लिखा हुआ है e वेक्टर ऑफ x प्लस a माइनस ऑफ e वेक्टर एट x। आप नीचे a का मल्टीप्लाई करिए और ऊपर a का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो देखिए जो a है, ये a मेरा अगर स्मॉल नंबर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं q इंटू डेल ऑफ e वेक्टर अपॉन डेल x इंटू a। और जो a है उसको इधर ले आइए, तो f नेट वेक्टर जो आया वो कितना आया? वो आया q इंटू a डेल e वेक्टर अपॉन डेल x। और q इंटू a है क्या? डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपके फोर्स का फॉर्मूला होगा कि जिस डायरेक्शन में डाइपोल है उस डायरेक्शन को आप x डायरेक्शन मान लो। ठीक, और फिर आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये हुआ आपके फोर्स का फॉर्मूला। अब देखिए, अब आपको मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए पॉइंट चार्ज है यहाँ पे कैपिटल Q, और यहाँ एक डाइपोल है P, और यहां से किसी डिस्टेंस x पर है। मुझसे पूछा है कि इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा, मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक, तो पहले क्या करें? आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करिए, और डिफरेंशिएट में डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मल्टीप्लाई करिए। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी x डायरेक्शन में ही होगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी x डायरेक्शन में ही। ठीक, तो डेल E बाई डेल x, तो डेल E बाई डेल x कितना आएगा? तो डेल E अपॉन डेल x। ठीक, डेल E अपॉन डेल x कितना आएगा? तो
ई वेक्टर में ई वेक्टर का वैल्यू लिखा जाए कितना आएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस 2k³ अपॉन एक्स क्यू। और अगर मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, P का मैग्नीट्यूड इनटू डेल ई बाई डेल एक्स का मैग्नीट्यूड, तो वो कितना आ जाएगा P इनटू 2k³ अपॉन एक्स क्यू। ये कौन हुआ मेरा फोर्स। अगर आपको ये पता करना है कि फोर्स अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा तो आप सोचिए, ये नेगेटिव चार्ज नजदीक है पॉजिटिव चार्ज, ये इस चार्ज के नेगेटिव नजदीक है और पॉजिटिव वाला दूर है, तो नेट फोर्स क्या आएगा, अट्रैक्शन। ठीक, एक क्वेश्चन और करके बताते हैं। मान लीजिए एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है P1 और एक दूसरा डाइपोल है और वो डाइपोल मोमेंट है P2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस r दिया है और हमसे पूछा है कि इन दोनों में फोर्स कितना आएगा। ठीक, तो सेम स्टोरी, हम P1 का फोर्स लिख लेते हैं P2 पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, अलंग का डाइपोल मोमेंट, P1 के कारण फोर्स लिख रहे हैं हम P2 पे, तो फील्ड किसका आएगा, P1 का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 2k P1 अपॉन r3। इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको हमने r बोल दिया तो डेली बाई डेल r करिए तो कितना आएगा, ऊपर जाएगा, ये जाएगा माइनस 6k P1 अपॉन r की पावर 4। और अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ मैं, डायरेक्शन अलग से देख लेंगे, P2 इनटू डेली बाई डेल r का वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 6k P1 अपॉन r की पावर 4। तो ये हो गया इन दोनों का इंटरेक्शन फोर्स। अब आप जानना चाहते हैं कि इंटरेक्शन मतलब ये अट्रैक्शन हो गया, रिपल्सन, तो देखिए इसके फील्ड का फोर्स देख रहे हैं, इस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और यहाँ कमजोर होगा, तो यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कैसा आएगा, अट्रैक्शन, क्योंकि इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, इस पे कम फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है इस डायरेक्शन में, इसमें फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ज्यादा कौन होगा F1, तो नेट फोर्स किधर आएगा, P1 की तरफ, मतलब क्या फील करेगा, P2 अट्रैक्शन फील करेगा। एक क्वेश्चन और होता है कि मान लीजिए एक डाइपोल ऐसे है और एक डाइपोल ऐसे है और इन दोनों डाइपोल के कारण इंटरेक्शन हमें निकालना है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r, लेट्स से दिस इज P1 एंड दिस इज P2। अब फोर्स निकालना है हमें तो क्या आएगा, तो आप ऐसे कर दीजिए P1 का P2 पे देखेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, आप P2 का P1 पे देख लीजिए, क्योंकि P2 के लिए जो ये वाली पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है और ये वाली जो पोजीशन है वो कौन से वाली पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके कारण किधर होता है, अपोजिटिव डाइपोल, तो इसमें फोर्स लगेगा नीचे और इसमें फोर्स लगेगा किधर, ऊपर, तो इस पे नेट फोर्स आएगा या तो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो हमारे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि डेल ई वेक्टर अपॉन डेल आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, वो होगा kp अपॉन r3। इसको डिफरेंशिएट करिए, डेल ई अपॉन डेल r, तो कितना आया, यह आया -3kp अपॉन r की पावर 4। फील्ड P2 के कारण लिखा गया तो यहाँ P2 लिखा जाए और फोर्स हम किस पे देखना चाहते हैं, P1 पे, तो इसको P1 के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, देखो P1 के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो F वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूं, कितना आया, वो आया 3k P1 P2 अपॉन r की पावर 4। अब बात करते हैं कि नेट फोर्स ऊपर होगा या डाउनवर्ड होगा, तो देखिए यहाँ फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तो इसमें फोर्स किधर लगा होगा, नीचे, यहाँ फील्ड क्या होगा, कमजोर होगा, इसमें फोर्स किधर लगा होगा, ऊपर। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेकिन E1 स्ट्रांग है तो E1 का फोर्स ज्यादा रहा होगा और ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो प्लस का फोर्स लगा होगा इधर, माइनस फोर्स लगा होगा इधर, तो ज्यादा फोर्स ये हुआ क्योंकि वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, स्ट्रांग, तो नेट फोर्स किधर आया, डाउनवर्ड। ठीक है।